दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 1608 दिन हो गए, जबकि आज 15वां दिन चल रहा है ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध का। बैकग्राउंड हमेशा की तरह मैंने खास वीडियो सबको चुना है जो मुख्यतः लेटेस्ट है और एक दूसरे के खिलाफ युद्ध में एक दूसरे की बर्बादी कर रहे हैं, उसकी चर्चा है या तैयारी है। आज युद्ध के खास घटनाओं पर चर्चा तो करेंगे, लेकिन मुख्यतः ध्यान रखूंगा इस बात पर कि कौन सी घटनाएं, पॉलिसीज, स्टेटमेंट्स आ रहे हैं जो युद्ध के दिशा और दशा को बदल सकते हैं या बदल रहे हैं। सबसे पहले ईरान और अमेरिका के युद्ध के बारे में एक खबर है कि अमेरिका अपने मिलिट्री इक्विपमेंट और ताकत इजराइल में बढ़ा रहा है और साथ साथ उसने प्रस्ताव दिया था ईरान को कि 10 दिन का सीज फायर हो, यानी इस तैयारी के लिए उसने मांगा था, जिसे ईरान ने ठुकरा दिया। सोशल मीडिया के साथ साथ मेन स्ट्रीम मीडिया में भी यह आंकलन लगाया जा रहा है कि क्या अमेरिका फुल फ्लेज्ड लड़ाई ईरान के साथ शुरू करेगा, और जिसमें यह भी निहित है कि संभवतः लिमिटेड न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करे, जिसे हम टैक्टिकल या बैटलफील्ड या मिनी न्यूक्लियर वेपन कहते हैं, ताकि वह ईरान में आईआरजीसी के बहुत गहरे क्षेत्र में, यानी धरती के नीचे उसने जो सुरंगें बना रखी हैं, जिसने उसने अपना वॉर मिलिट्री इक्विपमेंट और न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ रखा हुआ है, यूरेनियम से संवर्धित जितने भी सामान हैं उनको बर्बाद करने के लिए। संभावना कम है पर शून्य नहीं है। याद रखें कि आज तक न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल केवल अमेरिका ने किया है जापान में, और वह भी उस समय जब जापान हार के कगार पे था, लेकिन नहीं चाहता था कि यूएसएसआर की रेड आर्मी वहाँ पहुँचे और अपना कब्जा करना चाहता था। अमेरिका एक रोग कंट्री है। इस बीच यमन में भी गृह युद्ध की स्थिति बन रही है, दोनों तरफ से तैयारियां चल रही हैं। दूसरा पक्ष है यमन की तथाकथित राष्ट्रीय सरकार, जिसके पीछे सऊदी अरबिया है, और इस तरफ में हुतीज़ है। हुतीज़ ने वैसे ऐलान कर दिया है कि रेड सी में सऊदी अरेबिया के किसी भी जहाज़ के आने जाने की अनुमति नहीं है। यदि वह जाते हैं तो उन्हें मारा जाएगा और बर्बाद कर दिया जाएगा। जब मध्य पूर्व की बात करते हैं तो देखें कि वहाँ घटनाएं क्या घट रही हैं। ईरान लगातार बॉम्बिंग कर रहा है, एरबिल यानी इराक में, कुवैत, बहरीन और जोर्डन में भी, जहाँ जहाँ पे अमेरिकी मिलिट्री बेसेस है, जबकि अमेरिका भी ईरान में लगातार बमबारी कर रहा है। बुशेहर, तेहरान के पूर्वी भाग और अन्य क्षेत्रों में। इस बीच ईरान के स्पोक्स पर्सन ने दावा किया है कि उनका नया एयर डिफेंस इक्विपमेंट इंटीग्रेट हो गया है पूरे सिस्टम में, और जो डैमेज थे उनका भी रिपेयर हो चुका है। आगे आने वाले समय में देखेंगे। वैसे यह ट्रेंड नज़र आ रहा है कि धीमे धीमे आईआरजीसी या ईरान के एयरफोर्स एलिमेंट्स जो हैं वह केवल अमेरिका के ड्रोन से नहीं बल्कि कुछ मिसाइल को भी इंटरसेप्ट करने में सफल हुए हैं। इस बीच में अमेरिकी हालत जो है बहुत बढ़िया नहीं है। अभी तक उनका 37 से 38 बिलियन डॉलर खर्च हो चुका है। अमेरिका भी ग्लोबली पूरी तैयारी कर रहा है ईरान के खिलाफ लड़ने की, और यह नज़र आ रहा है कि ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री एंडी बर्नहाम ने अलाउ कर दिया है कि यूएस फोर्सेस ब्रिटिश बेसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। मध्य पूर्व से एक घटना है कि इजराइल में यूके का कंसुलेट जेरूसलम में जो था, उसका अकाउंट एक्स यानी ट्विटर को सस्पेंड कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वह दिखा रहा था कि कैसे पैलेस्टीनियन जो इजराइल के जेल में हैं उनके खिलाफ बर्बरता की जा रही है। इनके साथ में जो दूसरे कंसुलेट थे या मिशंस थे, यूके, यूरोपियन यूनियन, कनाडा, दूसरे यूरोपियन यूनियन के देश भी थे, और दिखा रहे हैं कि 9,000 से अधिक फिलिस्तीनी जो इजराइल के जेल में हैं, बिना चार्ज और ट्रायल के उनको ढंग का भोजन नहीं मिल रहा है, न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, मेडिकल केयर तो बिल्कुल नहीं है, उनको अपने फैमिली से बिल्कुल नहीं मिलने दिया जा रहा है। और जैसे ही उन लोगों ने पोस्ट किया वैसे ही इनके अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया। ना एलॉन मस्क की तरफ से, ना एक्स की तरफ से, ना इजराइल की तरफ से कोई भी इसका खंडन, दावा या चीज़ें नहीं की गई है। यह है वैश्विक पूंजीवादी साम्राज्यवाद का
चेहरा। अब आते हैं रूस यूक्रेन के युद्ध के बारे में। दोनों तरफ से जबरदस्त बमबारी जारी है। रशिया की तरफ से खासकर ओडिशा रीजन में उसके जितने भी सी पोर्ट्स हैं और अन्य जगहों में जैसे सुमी, कीव पर बमबारी जारी है। अब यूक्रेन का ओडिशा पोर्ट जो पाश्चात्य देशों और नाटो के लिए एक सेफ हेवन था आर्म्स एम्युनिशंस और दूसरी चीजें पहुंचाने के लिए, वह नहीं रहा। यूक्रेन भी लगातार अपनी तरफ से जारी किए हुए सैकड़ों हर रोज ड्रोन्स का इस्तेमाल करके मॉस्को रीजन, लिप्स्टिक, क्रीमिया, सेवास्तोपोल, बेलगोरद, ब्रियांस्क आदि में आक्रमण लगातार जारी कर रहा है। और यह भी बता दूं कि इनके कारण रूस के एनर्जी सेक्टर को काफ़ी धक्का लगा है। उनके तेल उत्पादन घट गए हैं और यहाँ तक कि अजरबैजान के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अब रशिया विश्व को तेल देने में अब सफल नहीं हो रहा है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, इसलिए पैसे लगाकर अजरबैजान से पाइपलाइन तैयार किया जाए। यानी यह मौका है विश्व बाजार में उसके भी घुसने का। जमीन पर सुमी में और वोल्चांस्क में लगातार रूसी सैनिक हर रोज 700 से 800 मीटर आगे बढ़ रहे हैं, जबकि कुपियांस्क में जबरदस्त लड़ाई जारी है। यूक्रेन अपने रीइंफोर्समेंट्स ला रहा है, कोई खास परिवर्तन नहीं है। कॉन्स्टेंटिनोवका में जबरदस्त लड़ाई जारी है, खासकर चासिव यार के पश्चिमी हिस्से से कॉन्स्टेंटिनोवका की तरफ। पुक्रोवस के उत्तरी क्षेत्र यानी दुब्रुपिलिया में लड़ाई जारी है बेलित्स्कोय के लिए तथा रूसी सैनिकों ने मिर्ने कंट्रोल जोन को और बड़ा कर लिया है तथा नोवो ओलेक्जांद्रिवका की तरफ बढ़ रहे हैं। अब देखते हैं निप्रोपेट्रोवस्क से सटे हुए जापोरिजिया में क्या हो रहा है। तो यहाँ पे वोल्नोए नामक गांव पे रूसी सैनिकों ने कब्जा कर लिया है तथा रोवने के पश्चिम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ तक पश्चिम जापोरिजिया यानी कामिंस्की की बात है, कोई खास परिवर्तन नहीं है। दोनों की तरफ से काउंटर अटैक जारी है। भारत में कॉकरोच जनता पार्टी और उससे सटे हुए अन्य प्रश्नों और मुद्दों पर जो आंदोलन चल रहा है उसका क्या हश्र हो रहा है आप देख रहे हैं। उसके अंदर कई वामपंथी संगठन भी घुसे हुए हैं, लेकिन आपको जानकर शायद अफसोस हो या जानते भी होंगे कि उनका लक्ष्य क्रांति न था न है। भविष्य में क्या होगा कहना मुश्किल है। फिर भी आंदोलन बड़ी तेजी से केवल जंतर मंतर दिल्ली नहीं बल्कि भारत के अन्य क्षेत्रों में बढ़ रहा है और जिससे यह फासीवादी सत्ता खौफ में है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।